Hi, hello, good morning, and I'm back with case scenario 16. Miss Hetal, a resident, transferred to his husband, Mr. Hemant, a residential property worth 45 lakhs located in Nagpur without any consideration. The expected rent of such property is 5 lakhs. Municipal tax of 5,000 is paid by Miss Hetal for this property during previous year 25-26. इस प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल टैक्स 5,000 रुपया हेतल ने पे कर रखा है. Miss Hetal has three residential properties in Mumbai. The expected rent from three properties situated in Mumbai is 10 lakhs, 11 lakhs, 12 lakhs respectively. She purchased the property आउट ऑफ हर ओन फंड. उसके पास खुद के पैसे थे, खुद के पैसे से वो ये प्रॉपर्टी खरीद रखी है. म्युनिसिपल टैक्स ड्यूज आर 15,000, 20,000, 25,000. सेम हैव हाउएवर नॉट बीन पेड दिस ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ थ्री प्रॉपर्टीज. ये जो तीन प्रॉपर्टीज है, इन तीन प्रॉपर्टीज का म्युनिसिपल टैक्स का जानकारी आपको दे रखा है. म्युनिसिपल टैक्स है 15,000, 20,000, 25,000. बट ये जो म्युनिसिपल टैक्स है, ये म्युनिसिपल टैक्स अभी तक पे नहीं किया गया है. तो म्युनिसिपल टैक्स अगर ड्यू हो गया है बट इनका पेमेंट नहीं हुआ है, इनका डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला वाइल कैलकुलेटिंग योर एनएवी, बिकॉज म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन आपको पेड बेसिस में मिलता है. ये ड्यू हो रखे हैं बट अभी तक पे नहीं हुए, हेंस नो डिडक्शन. नेक्स्ट, expected rent is less than standard rent in case of all mentioned properties. Mrs. Hetal does not have any income from any other sources. So Mrs. Hetal का सिर्फ यही चार प्रॉपर्टीज हैं. तीन प्रॉपर्टीज उनके पास है, एक प्रॉपर्टी तो वो अपने हस्बैंड के नाम पे ट्रांसफर कर दिए. इसके अलावा उनका और कोई इनकम है नहीं. Mrs. Hetal's father, age 58 years, has a capital gain of 5 crores from sale of house property. He reinvested the proceeds from sale in another residential house of 4.98 cr and the remaining sale proceeds were deposited in saving bank account. तो इन उनको जो ये 5 करोड़ मिला था फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, आउट ऑफ 5 करोड़ 4.98 करोड़ वो इन्वेस्ट करते हैं इन अनदर रेसिडेंशियल हाउस. तो यहाँ पर उन्हें एग्जाम्शन मिलने वाला है अंडर सेक्शन 54. कितना एग्जाम्शन मिलेगा? जो भी अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया है, कैपिटल गेन का जो भी अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया है, सो यहाँ पर उन्हें एग्जाम्शन मिलने वाला है 4.98 CR का. He paid 1.5 lakhs towards LIC premium and he has no other source of income. Mrs. Hetal's grandfather age 81 years and has interest income of 6 lakhs ऑन फिक्स डिपॉजिट. ग्रैंडफादर का इंटरेस्ट इनकम है 6 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट से. ही हैज नो अदर इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 25-26. ही हैज टू फ्लाई टू यूएसए फॉर हिज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ऑन 31st July 2026. हिज रिटर्न ऑफ इनकम इज नॉट फाइल्ड बिफोर हिज फ्लाई टू यूएस. उनको यूएसए जाना है 31st July 2026 तक, लेकिन अभी तक उनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हुआ है. ठीक है, सो दिस इज द केस सिनेरियो. आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. What is the amount of income liable to be taxed in the hand of Mrs. Hetal under the head income from house property? Income from house property में कितना अमाउंट हेतल के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है? सबसे पहले मुंबई में हेतल का 3 प्रॉपर्टी है ही. एक प्रॉपर्टी हेतल अपने हस्बैंड को ट्रांसफर कर देती है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन. सो इफ ए इंडिविजुअल ट्रांसफर ए हाउस प्रॉपर्टी टू हिज or her spouse without adequate consideration, in that case that individual will be considered as deemed owner for that house property. So in this case भले ही हाउस प्रॉपर्टी हेतल हेमंत के नाम पे ट्रांसफर कर देती है, फिर भी उस हाउस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर हम हेतल को ही कंसिडर करेंगे. हाउस प्रॉपर्टी का एनए भी हेतल के हाथ में ही
टैक्सेबल होने वाला है। सो फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड ओनरशिप मैं ये कह सकता हूँ हेतल के पास 4 प्रॉपर्टीज का ओनरशिप है और ये चारों के चारों प्रॉपर्टीज हेतल सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखी है बिकॉज इन प्रॉपर्टीज को लेट आउट करने का कोई भी जानकारी नहीं दे रखा। हेंस वी विल एज्यूम दैट ऑल दिस 4 प्रॉपर्टीज हैज बीन सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय मिस हेतल। तो अगर 4 प्रॉपर्टीज वो सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखी है सर, 2 प्रॉपर्टीज को तो हम एसओपी कंसिडर करेंगे, बट What about other 2 properties? सर अदर 2 प्रॉपर्टीज को हम डीएलओपी दैट इज डीम्ड टू बी लेट आउट कंसिडर करने वाले हैं। नाउ द क्वेश्चन इज सर आउट ऑफ दिस 4 प्रॉपर्टीज कौन से 2 प्रॉपर्टीज को हम एसओपी कंसिडर करें और कौन से 2 प्रॉपर्टीज को डीएलओपी कंसिडर करेंगे? सर जिन प्रॉपर्टीज का एक्सपेक्टेड रेंट हायर है उनको सर एसओपी कंसिडर कर लेते हैं, बाकी जो 2 प्रॉपर्टीज हैं उनको डीएलओपी कंसिडर कर लेंगे। इट मींस सर ये जो मुंबई के 2 प्रॉपर्टीज है ना जिनका एक्सपेक्टेड रेंट आपको दे रखा है 11 लाख एंड 12 लाख, इन दोनों को सर हम एसओपी कंसिडर कर लेते हैं, इनका एनएवी हम कंसिडर कर लेंगे नील। एसओपी प्रॉपर्टी मींस नील एनएवी। व्हाट अबाउट रिमेनिंग 2 प्रॉपर्टीज? एक प्रॉपर्टी मुंबई में है जिसका एक्सपेक्टेड रेंट है 10 लाख और एक प्रॉपर्टी जो वो अपने हस्बैंड को ट्रांसफर की थी जिस प्रॉपर्टी का वो डीम्ड ओनर है सर उसका एक्सपेक्टेड रेंट है 5 लाख। सर ये 2 प्रॉपर्टीज को हम डीएलओपी कंसिडर कर लेंगे। ये 2 प्रॉपर्टीज को अगर हम डीएलओपी कंसिडर करते हैं इन दैट केस व्हाट विल बी द जीएवी? सर जीएवी हो जाएगा 15 लाख, 10 लाख प्लस 5 लाख 15 लाख। सर अगर ये जीएवी हुआ, इफ दिस 15 लाख इज जीएवी, सर यहाँ से मेरे को लेस करना है म्युनिसिपल टैक्स तो मेरे को मिलेगा एनएबी। सर म्युनिसिपल टैक्स कितना लेस करूँ? सर यहाँ से मैं म्युनिसिपल टैक्स लेस करूँगा 5,000। वो जो आपका 5 लाख वाला प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जिसका एक्सपेक्टेड रेंट है 5 लाख, सर उसका जो म्युनिसिपल टैक्स है 5,000, सर वो 5,000 लेस करूँगा। सर ये जो प्रॉपर्टी है जिसका एक्सपेक्टेड रेंट है 10 लाख, सर उसके अगेंस्ट में म्युनिसिपल टैक्स है 15,000, बट ये म्युनिसिपल टैक्स ड्यू हुआ है पे नहीं हुआ। अगर ड्यू हुआ है पे नहीं हुआ है इसका डिडक्शन नहीं मिलने वाला, तो म्युनिसिपल टैक्स का जो डिडक्शन मिलेगा दैट इज 5 लाख ओनली। तो ये आ गया आप लोगों का 14,95,000। अब सर यहाँ से लेस कर लेते हैं अपने 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन। 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर हम लेस कर लेंगे इट विल बी 10,46,500 आफ्टर रिड्यूसिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30,000। After reducing the standard deduction of 30%, your income taxable under the head income from house property is 10,46,500. That is your option B. अब देखो एमसीक्यू क्वेश्चन है इसीलिए मैं दोनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके एक ही कैलकुलेशन कर लेता हूँ, लेकिन लेट सपोज अगर ये एमसीक्यू नहीं होता और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, अगर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन होता 4 मार्क का, तो कैसे कंबाइन करके करते, अलग अलग कैलकुलेशन करते, अलग अलग प्रॉपर्टीज का अलग अलग कैलकुलेशन आपको शो करना है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। What would be the tax liability of Mrs. Hetal for assessment year 26-27 compute in a manner so that her tax liability is minimum? तो कहना यह है कि हेतल का टैक्स लाइबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है और ऐसे कैलकुलेट करना है उनका टैक्स लाइबिलिटी मिनिमम आना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, हेतल का इनकम आपको मालूम है सर, हेतल का इनकम है 10,46,500। अगर वो ओल्ड रिजीम में गई तो कंफर्म उसे टैक्स पे करना पड़ेगा, बट अगर वो न्यू रिजीम में जाती है उसका टैक्स लाइबिलिटी नील हो जाएगा, बिकॉज अंडर न्यू रिजीम देर इज ए रिबेट अंडर सेक्शन 87A अवेलेबल अप टू 12 लाख। सो अगर वो न्यू रिजीम ऑप्ट करती है, न्यू रिजीम में टैक्स पे करती है, इन दैट केस उसका टैक्स लाइबिलिटी नील आएगा ड्यू टू रिबेट अंडर सेक्शन 87A। आई डोंट थिंक मुझे ये और एक्सप्लेन करने का जरूरत है। नेक्स्ट, इज हेतल्स फादर required to furnish his return of income in India for assessment year 26-27? अच्छा, इसका आंसर ए होगा। ओके हाँ, क्या हेतल के फादर को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का है इंडिया में? सर हेतल के फादर को ना एक कैपिटल गेन हो रखा था 5 करोड़ का। अब ये जो कैपिटल गेन उन्हें 5 करोड़ का हो रखा था फ्रॉम सेल ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी, आउट ऑफ दिस कैपिटल गेन वो 4.98 करोड़ का कैपिटल गेन इन्वेस्ट कर लिए थे और एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में। तो ये जो 4.98 सीआर का कैपिटल गेन उन्होंने इन्वेस्ट किया है और एक हाउस प्रॉपर्टी में, सर इस अमाउंट का एग्जम्पशन उन्हें मिल जाएगा अंडर सेक्शन 54। सो कंसिडरिंग दिस एग्जम्पशन,
सर उनका टोटल इनकम कितना आ रहा है? सर उनका टोटल इनकम आ रहा है 0.02 CR, दैट इज 2 lakhs. सो कंसिडरिंग दिस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 उनका टोटल इनकम आ रहा है 2 lakhs. लेकिन अगर हम ये 2 lakhs को देखें और ये सोचें, अच्छा एक सेकंड, ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं दैट हमने क्या प्रोविजन पढ़ा था। ऐसे कौन लोग होते हैं जिनको मैंडेटरीली अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर फाइल करना रहता है? पहले एक बार मैं आपको वो रिवाइज करा दूं। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP having total income exceeding basic exemption लिमिट। सर इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP जिनका टोटल इनकम एक्सीड करता है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, सर उनको मैंडेटरीली अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का है। तो सर यहाँ पर अगर मैं देखूं सर उसका तो टोटल इनकम 2 लाख आ रहा है, विच इज वेरी मच विद इन द लिमिट ऑफ योर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। ये जो 2 लाख है ये बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के अंदर ही आता है। सर यहाँ पर जो हेतल के फादर है उनका एज है 58, अगर उनका एज 58 है तो आप ओल्ड रिजीम में जाएं, आप न्यू रिजीम में जाएं, ये जो 2 लाख रुपया है सर ये तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के अंदर ही आता है। इन दैट केस क्या उन्हें अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना? भाई एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो हम टोटल इनकम लिखे हैं ना, दिस टोटल इनकम will be considered before the effect of 54 series and before effect of chapter 6A. Total income will be calculated before the effect of chapter 6A. चैप्टर 6 है सर वो जो आपके डिडक्शंस वाला चैप्टर था, ओके, बिफोर द इफेक्ट ऑफ एग्जाम्पशन अंडर 54 सीरीज। में 54 सीरीज का बात कर रहा हूँ, दैट इज सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F में सारे 54 सीरीज के जितने सेक्शन है सारे सेक्शंस के अंडर जो एग्जाम्पशन दिया गया है उसको, चैप्टर 6A के जो डिडक्शंस दिया गया है उनको, उनके इफेक्ट से पहले जो टोटल इनकम है आपको वो टोटल इनकम को यहाँ पर कंसीडर करना है। तो अगर मैं यहाँ पर सेक्शन 54 का जो एग्जाम्पशन है उस एग्जाम्पशन के इफेक्ट को हटा दूं, सर उसका टोटल इनकम है 5 करोड़, और अगर उसका टोटल इनकम 5 करोड़ है मैंडेटरली उसे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा बिकॉज उसका टोटल इनकम एक्सीड करता है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। इन दैट केस ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम। बट बात यह है कि अब सर उसे अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कब तक करना है? सर इंडिविजुअल रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने का ड्यू डेट है 31 जुलाई 2026। सो योर ऑप्शन बी, यस ही इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम ऑन और बिफोर 31 जुलाई 2026। Is Miss Hethel's grandfather required to pay advance tax during previous year 25-26 if he has shifted out of default tax regime? Okay, so grandfather डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से शिफ्ट आउट कर रखे हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम में आ रखे हैं, तो क्या ग्रैंडफादर को एडवांस टैक्स पे करने का जरूरत है? ग्रैंडफादर का जो इनकम है दैट इज ओनली 6 lakhs, और ग्रैंडफादर का ये जो 6 lakhs का इनकम है दिस इज फ्रॉम FD इंटरेस्ट। एक बार देख लेते हैं। ग्रैंडफादर जिनका एज है 81, इट मीन्स वो एक सुपर सीनियर सिटीजन है और उनका इकलौता इनकम है 6 lakhs का फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन FDs। ओके, सो कंसिडरिंग दिस, अगर एक रेसिडेंट सीनियर सिटीजन जिसका बिजनेस इनकम नहीं है, a resident senior citizen not having PGBP income is not required to pay advance tax। दोबारा रिपीट करता हूं, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन PGBP इनकम नहीं है उसको एडवांस टैक्स पे करने का जरूरत ही नहीं है चाहे उसका टोटल इनकम जितना भी हो। इन दिस सिचुएशन हेतल के जो ग्रैंडफादर हैं सर वो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन तो है, रेसिडेंट के बारे में कुछ बोल नहीं रखा, वी आर एज्यूमिंग दैट वो रेसिडेंट है, और उनका PGBP इनकम है नहीं, इकलौता इनकम है इंटरेस्ट इनकम, हेंस उनको एडवांस टैक्स पे करने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ऑप्शन ए, नो, he is not required to pay advance tax since he is a senior citizen। so your answers are B, A, B, A, B, A, B, A, B,
A and B, C. Oh, okay, okay, okay. Sorry. It's a my mistake. It's my mistake. मैं आधा पढ़ा ऑप्शन को. Sorry. मैंने ऑप्शन को आधा पढ़ा. Your correct option is option C. He is not required to pay advance tax since he is a senior citizen and not having any income under the head PGBP. Okay, sorry, my mistake. मैंने सारे ऑप्शंस को पढ़ा नहीं, एक ऑप्शन को देख के ऑप्शन में टिक कर लिया. ओके, ठीक है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. चलो, ठीक है. सो नेक्स्ट मिलते हैं केस सिनेरियो 17 में.